स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। आज की वीडियो में हम 154 नंबर से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस में हमने 153 तक कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें। और ये जो क्लासेस है आपकी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। मेन फोकस CITS एग्जाम है, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वनडे एग्जाम, तो सबके लिए क्लासेस बेसिकली फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन फ्लेंज कपलिंग फ्लेंज आर कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ। फ्लेंज कपलिंग में बेसिकली कपलिंग क्या होता है, दो शाफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने की बेसिकली एक विधि होती है जिसके द्वारा पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। तो जब हम फ्लेंज के द्वारा दो शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं तो उसे फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें दोनों शाफ्टर पर एक एक फ्लेंज लगा दिया जाता है और उसके बाद उन दोनों फ्लेंजों को नट और बोल्ट की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। बेसिकली इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहां पर आपको काफी रिजिड रिजिड क्लैंपिंग की जरूरत होती है, वहां पर अलाइनमेंट नहीं चाहिए होता, बहुत ही क्रूशियल होता है। जैसे कि मान लीजिए पाइपलाइंस हो गई या हैवी मशीनरी में हो गई, जहां पर आपका अलाइनमेंट बहुत ही प्रिसाइज है, तो वहां पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है फ्लेंज कपलिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक कपलिंग का फिगर दिखाया गया है, आपको पहचानना है कि ये कौन सी कपलिंग यहाँ पर दिखाई गई है। तो बेसिकली अगर इस कपलिंग की बात की जाए कि ये कौन सी कपलिंग है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है ओल्डम, मफ, रिजिड और यूनिवर्सल। तो ये कपलिंग कौन सी है, तो यह है यूनिवर्सल कपलिंग। बेसिकली यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है जो भी ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग होते हैं, डिफरेंशियल गियर बॉक्स होते हैं, या ड्रिलिंग मशीन में एक मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन आती है, तो वहां पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेसिक रूप से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोमोबाइल में। ठीक है, ऑटोमोबाइल में ड्राइव शाफ्ट पे हो गया, डिफरेंशियल गियर बॉक्स पे हो गया, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट हो तो उसको भी एडजस्ट कर सकता है। अप टू 15 डिग्री का एंगुलर मोमेंट यूनिवर्सल कपलिंग के द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर जहां पर बेसिकली मान लीजिए दोनों शाफ्ट के बीच थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट, थोड़ा सा एंगुलर मिसअलाइनमेंट है, तो वहां पर इसका प्रयोग बेसिकली किया जा सकता है। अदर बात की जाए ओल्डम कपलिंग की, कि ओल्डम कपलिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये हो गया बेसिकली जो पैरेलल शाफ्ट होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं, बट वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। जो पैरेलल शाफ्ट हैं एक लाइन में ना हो तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग मशीन हो गया या कन्वेयर सिस्टम हो गया, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है, इसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मफ कपलिंग की, तो मफ कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली मफ कपलिंग का प्रयोग किया जाता है को एक्सियल शाफ्ट, ऐसे शाफ्ट जो दोनों एक ही सेंटर में हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली मीडियम ड्यूटी लाइट लोडिंग के लिए किया जाता है। इसमें दोनों शाफ्ट काफी क्लोज करके आपस में ज्वाइंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल में बात की जाए तो जो एग्रीकल्चरल मशीनरी के इक्विपमेंट आते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। रिजिड कपलिंग नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिजिड है, इसमें आपको कोई भी मिस अलाइनमेंट अलाउ नहीं है। ठीक है, जैसे बात किया जाए आपका जो प्रिसाइज शाफ्ट हो गया, जैसे कि पंप शाफ्ट हो गया, या इंडस्ट्रियल में इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है जहां पर प्रिसाइज अलाइनमेंट की जरूरत हो, कोई भी वहां पर मिस अलाइनमेंट ना हो, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। मशीन टूल्स वगैरह में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रिबिट स्पेसिफाइड एज ए 20 mm रिबिट, व्हाट डज इट मीन्स। एक रिबिट को अगर 25 mm रिबिट के रूप में दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका जो मेन मतलब होता है, तो रिबिट को हम बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं उसके सैंक डायमीटर के अनुसार और उसके लेंथ के अनुसार। तो 20 mm क्या होता है, उसके सैंक का डायमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि रिबिट को किसके द्वारा दिखाया जाता है, सैंक के डायमीटर के द्वारा, तो 20 mm क्या हो जाएगा, उस सैंक का डायमीटर हो जाएगा। और जो लंबाई होती है वो पूरी लंबाई ही उस रिबिट की ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज बीइंग डन विथ स्लिप गेज एज शोन इन फिगर बिलो। जैसा कि आप सभी को पता है स्लिप गेज डिफरेंट डिफरेंट साइजों में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू थिकनेस के अनुसार। जब हमें
मान लीजिए किसी पर्टिकुलर थिकनेस का स्लिप गेज उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक स्लिप गेज को आपस में कंबाइन करके उस पर्टिकुलर थिकनेस का स्लिप गेज हम बिल्ड कर लेते हैं। तो दो या दो से अधिक स्लिप गेजों को आपस में जो कंबाइंड करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको रिंगिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रिंगिंग प्रोसेस। पहले एक स्लिप गेज पे जो दूसरा वाला स्लिप गेज है कुछ इस प्रकार से रखना है, थोड़ा आगे स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद थोड़ा एंगुलर में इसको स्लाइड करना है, उसके बाद दोनों को आपस में सीधा कर देना है। तो जिससे क्या होते हैं, स्लिप गेज आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो जाते हैं, उनके बीच ईयर गैप भी यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है रिंगिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी बाय व्हिच ये मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड। कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी वो क्षमता जिसके द्वारा वो उसमें होने वाले छोटे से छोटे अंतर का पता लगा सके तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है या डैम्पिंग, एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन या फिर सेंसिटिविटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। बेसिकली सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा इसके बीच डिफरेंस होता है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मतलब वो कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा वो उसमें होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन को मेजर कर सकता है। ठीक है, चलते हैं। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है एक्यूरेसी के बारे में, अगर पूछ लिया जाए तो बेसिकली एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, तो एक्यूरेसी दिखाती है कि कोई भी जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो क्लोज वैल्यू के कितना निकट है। हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। कोई भी नॉमिनल वैल्यू दी गई है उसके क्लोज में जो आप मेजर कर रहे हैं कितना है, तो वही क्या कहलाती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नथिंग बट मीन्स क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। इसके साथ साथ एक यहाँ पर और आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, प्रिसीजन के बारे में प्रिसीजन पूछा जाता है। तो प्रिसीजन नथिंग बट उसके रिपीटेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, रिपीटेबिलिटी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कितना अच्छे से उस वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। मतलब आप किसी भी चीज के प्रति कितना कंसिस्टेंस है, 3 4 5 बार मेजरमेंट लिया जाए और बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, सेम कंडीशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कहते हैं वो बहुत ही क्या है, प्रिसाइज है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आई होंगी चीजें। इससे क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। If lapping of a soft steel is to be done, the abrasive used will be। यहाँ पर पूछा गया बेसिकली अगर किसी सॉफ्ट स्टील की लैपिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा लैपिंग कंपाउंड या कौन सा एब्रेसिव यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, जब कभी आपको लैपिंग करनी होती है सॉफ्ट स्टील की या कह लीजिए नॉन फेरस मेटल हो गया या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल हो गया, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, लैपिंग का अपना एक अलग कंसेप्ट है और इसके विपरीत जब हम होनिंग पढ़ते हैं तो उसमें जस्ट क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। होनिंग और ग्राइंडिंग में ऑलमोस्ट सेम एब्रेसिव प्रयोग होता है और लैपिंग में उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर सॉफ्ट स्टील है या कह लो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है या नॉन फेरस मटेरियल है, इसकी लैपिंग करनी है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रयोग करेंगे। अभी यही अगर होनिंग के केस में होता या ग्राइंडिंग के केस में होता तो वहां पर जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है या फिर कास्ट आयरन है, स्टील है, तो उसके लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो लैपिंग क्या है, होनिंग और ग्राइंडिंग के जस्ट अपोजिट रहती है। नेक्स्ट की बात की जाए, अगर सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में पूछा जाए कि लैपिंग में सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। ठीक है, जैसे बेसिकली स्टील हो गया। नेक्स्ट पूछा जाए डायमंड के बारे में कि डायमंड का प्रयोग कब करते हैं, तो बेसिकली जो भी सिरामिक और टंगस्टन स्टील होते हैं उसकी लैपिंग के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट बोरान कार्बाइड के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बोरान कार्बाइड का प्रयोग किसकी लैपिंग के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली गेजों की लैपिंग के लिए किया जाता है। जैसे आपका हो गया रिंग गेज हो गया, स्नेप गेज हो गया, तो जितने भी प्रकार के गेज होते हैं उसकी लैपिंग के लिए बेसिकली बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लैपिंग होनिंग ग्राइंडिंग कुछ भी पूछे तो जब गेज की बात आएगी बट पूछा लैपिंग ही जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, बोरान कार्बाइड। एक काफी महंगा होता है, काफी अच्छी फिनिशिंग देने वाला
होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके लिए? सॉफ्ट स्टील के लिए, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉफ्ट स्टील के लिए, या फिर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। डायमंड हो गया सिरामिक और टंगस्टन कार्बाइड वगैरह के लिए। और बोरान कार्बाइड हो गया गेजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो ए मॉडल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आइडेंटिफाई ए एंड बी। यहाँ पर आपको एक ग्राइंडिंग व्हील का बेसिकली दिखाया गया है मॉडल। इसमें पूछ रहा है कि ये और बी किसको दर्शाता है। तो ये का मतलब हो गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये को दर्शाया गया है, और बी जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर जो ये खाली स्पेस है ये बी को दर्शा रहा है। तो ये जो आपका बना हुआ है इसे आप क्या समझ सकते हैं, इसे कहा गया है कि यह है एब्रेसिव ग्रेन्स। ये बेसिकली क्या है, यह है एब्रेसिव ग्रेन। एब्रेसिव ग्रेन का मतलब क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील में कटिंग करने का काम करते हैं जो पदार्थ, उसी को हम कहते हैं एब्रेसिव ग्रेन, जो कि छोटे छोटे और बारीक कण होते हैं। ठीक है, अब दो एब्रेसिव ग्रेन को आपस में यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो ये जो जोड़ने वाला मटेरियल होता है इसी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। एब्रेसिव ग्रेन को आपस में जोड़ना, जिससे वो मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े रहे, वही क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड जितना मजबूत होता है ग्राइंडिंग व्हील उतना ही मजबूत होता है। ठीक है, तो बॉन्ड की जो कठोरता होती है वही क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दो या तीन जो आपके ग्रेन्स हैं इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस छूटा रहता है, क्योंकि परफेक्टली तो भरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो इनके बीच में एक गैप है इसी को क्या कहा जाता है, उसकी पोरोसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ये क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ये है बॉन्ड, जो कि दो एब्रेसिव को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और बी क्या है, बी यहाँ पर उन दोनों के बीच दो बॉन्ड, दो एब्रेसिव ग्रेन के बीच की खाली जगह है जिसे पोरोसिटी कहा जाता है। तो ऐसा करते हैं ये दोनों चीजें आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। ए है बॉन्ड और बी है पोरोसिटी। बॉन्ड की बात की जाए तो बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड बी हो गया, रेजिनाइड बॉन्ड आपका हो गया, सेलेक्ट बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, कई सारे टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, रैक और पिनियन का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल कहाँ पर पूछा जाता है, तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि वहां पर रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर बेबल गियर, स्पर गियर, इस सबको भी हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से क्लियर कर रखा है। एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। इन द बेल्ट ड्राइव सोन बिलो व्हाट पुली ए कॉल्ड इज। यहाँ पर बेसिकली आपको एक बेल्ट ड्राइव दिखाया गया है और इसमें एक आपको छोटी सी यहाँ पर पुली दिखाई गई है। तो इस पुली का नाम पूछा जा रहा है कि इस पुली का नाम क्या है। बेसिकली इसे क्या कहते हैं, तो इसे आइडलर पुली या फिर जॉकी पुली के नाम से भी जाना जाता है। जो फेमस इसका नाम है वो क्या होता है, आइडलर पुली होता है। ठीक है, बेसिकली इसका प्रयोग कब करते हैं, तो जब यहाँ पर एक पुली ये हो गई, एक पुली ये हो गई, इन दोनों जो पुली के सेंटर की बीच की दूरी है, इनके डायमीटर का जो भी उसका रेशियो उसके 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर कह लीजिए इन दोनों पुलियों में जो इनके डायमीटर का रेशियो है 6:1, 6:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अनुपात अधिक हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि अनुपात अधिक होने से यहाँ पर जो बेल्ट है वो पुली पर सही से नहीं चलेगी, उसका आर्क कांटेक्ट सही नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा लूज हो जाएगी। तो इसी को ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्क कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए ही जॉकी पुली या आइडलर पुली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इन यूज, व्हिच वन इज नॉट अमंग देम। बेसिकली कई प्रकार की बेल्ट प्रयोग की जाती हैं बेल्ट ड्राइव में। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो कि बेल्ट नहीं है बेल्ट ड्राइव का। तो ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है फ्लैट बेल्ट, बी बेल्ट, टूथ बेल्ट। बेसिकली ये तीनों प्रकार के बेल्ट होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस सही हो जाएगा।
यहाँ पर बेल्ट की डिटेल को भी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट, इन द फिगर ऑफ ए गियर शोन बिलो व्हाट इज डिस्टेंस ये कॉल्ड इज। बेसिकली यहाँ पर एक फिगर आपको दिया गया है गियर का, बेसिकली नॉमिनल टिपिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किसको दर्शा रहा है। ये का मतलब ये बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर लेटर थोड़ा मिस हो गया है, तो यही यहाँ पर वो ए के बारे में पूछ रहा है। तो अगर बात की जाए, ये जो आपका सर्किल है इसको हम क्या कहते हैं, एडेंडम सर्किल कहते हैं। नीचे वाली को इसको हम डिडेंडम सर्किल कहते हैं। जो बीच वाली ये सर्किल है इसको हम पिच सर्किल के नाम से जानते हैं। तो अगर बात की जाए ये एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल, जो इनके बीच की ये दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, एडेंडम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यहाँ पर पिच सर्किल और ये जो नीचे वाली सर्किल रूट सर्किल जिसे कहते हैं डिडेंडम सर्किल, इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं डिडेंडम के नाम से जानते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है एडेंडम और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, डिडेंडम है। फिर नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए, एडेंडम सर्किल से डिडेंडम सर्किल से थोड़ा सा ऊपर ही ये जो आपको यहाँ पर एरो के द्वारा दिखाया गया है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे वर्किंग डेप्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे वर्किंग डेप्थ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ये आपका दिखाया गया है इसे क्या कहते हैं, हम टोटल डेप्थ के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एडेंडम से डिडेंडम, तब एडेंडम और डिडेंडम दोनों की योग के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, टोटल डेप्थ या होल डेप्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है आपकी वर्किंग डेप्थ। क्या होती है, ये वर्किंग डेप्थ होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जब दो गियर मिस करते हैं तो इनके बीच में कुछ यहाँ पर जगह बच जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बैकलेस के नाम से जानते हैं। तो दो मैचिंग गियरों के बीच में थोड़ी सी जो जगह यहाँ पर बचती है इसको क्या कहते हैं, बैकलेस कहते हैं। तो आशा करते हैं ऑप्शन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इन ए पेयर ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मैच गियर टूथ इज कॉल्ड। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जब दो आपके पेयर ऑफ गियर हैं मैच कर रहे हैं तो उनके बीच में जो गैप बचेगा उसे क्या कहते हैं, उसे हम बैकलेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का यहाँ पर भाग है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है हील, दूसरा है टिप। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ। हील एंड टिप ये दोनों ही क्या होते हैं, फाइल के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर ये क्या बनाया गया, तो आप सभी को पता है ये क्या है, फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग टूल है, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, चीजल या फिर माइक्रोमीटर। तो आप सभी को पता है स्टील रूल क्या है, मेजरिंग है। ट्राई स्क्वायर आप इसको मार्किंग या चेकिंग कह सकते हो, इसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं 90 डिग्री की और 90 डिग्री एंगल को चेक भी करते हैं, मेजर नहीं करते। आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री एंगल को मेजर नहीं करते, चेक करते हैं, फ्लैटनेस चेक करते हैं, स्क्वायरनेस चेक करते हैं। चीजल क्या है, चीजल आपका एक प्रकार का कटिंग टूल है। ठीक है, चीजल क्या है, कटिंग टूल है। माइक्रोमीटर आपका प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज हेक्सा ब्लेड स्पेसिफाइड। हेक्सा ब्लेड को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बाय लेंथ, बाय पिच एंड बाय बोथ। तो आपको क्लियर होना चाहिए, लेंथ, पिच और मटेरियल इन तीनों के अनुसार इसको क्लियर यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। अगर आपको हेक्सा ब्लेड चाहिए तो आपको बताना होगा कितने लंबाई का चाहिए, 300 mm, 350 mm, उसकी पिच क्या है 1.8 mm, 1 mm, 0.8 mm, मटेरियल कौन सा, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो अकॉर्डिंग टू इस सब के अपने यूज के अनुसार इसको डिसाइड किया जाता है। तो लेंथ, पिच, टाइप ऑफ मटेरियल तीनों की जरूरत पड़ती है हेक्सा ब्लेड को स्पेसिफाई करते समय। फॉर व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज गिवन टू चीजल। यहाँ पर पूछा जा रहा है बेसिकली किस प्रकार के मटेरियल का यहाँ पर चिपिंग करते समय शार्प पॉइंट की जरूरत होती है। तो शार्प पॉइंट की जरूरत होती है जब हम सॉफ्ट मटेरियल की चिपिंग कर रहे होते हैं। किसकी चिपिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, मुलायम धातु की चिपिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय चीजल के पॉइंट को थोड़ा सा शार्प रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की चिपिंग करनी है तो इसके लिए बेसिकली यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि उसके कटिंग एंगल का
मान कितना होगा। कटिंग एंगल या फिर कह लो इसको पॉइंट एंगल भी आप कह सकते हैं। जो दोनों कटिंग एजेस होती हैं उसके बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 55 डिग्री। माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 55 डिग्री होती है। अदर मटेरियल के बारे में बात की जाए तो जैसे मतलब अगर मान लो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, टफ मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, तो उसके लिए एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी पॉइंट एंगल की। और अगर मटेरियल आपका सॉफ्ट है तो उसके लिए कटिंग एंगल की वैल्यू कम होगी। सेम इंक्लिनेशन एंगल की बात की जाए तो इंक्लिनेशन नथिंग बट जब आपका चीजल कितने कोण पर झुका होता है उसी को हम इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं, तो उसकी वैल्यू भी हार्ड मटेरियल के लिए ज्यादा होती है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखी जाती है। तो अगर बात कीजिए हाई कार्बन स्टील के लिए, तो हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री होता है कटिंग एंगल। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है। ब्रास के लिए यहाँ पर आपका 50 डिग्री होता है कि आपने माइल्ड स्टील को देख ही लिया 55 डिग्री, तो ब्रास के लिए 50, कॉपर के लिए 45 और एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है ये माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का पूछा जाता है। तो माइल्ड स्टील 55 डिग्री, कास्ट आयरन का 60 डिग्री होता है। ठीक, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने। साथ ही साथ इंक्लिनेशन एंगल पूछा जाए तो अगर पूछ लिया जाए आपसे हाई कार्बन स्टील तो 39.5 डिग्री होता है। तो उसमें से आप 2.5 डिग्री आप कम करते आओ तो हाई कार्बन स्टील के लिए 39.5, कास्ट आयरन के लिए 37, माइल्ड स्टील 34.5, ब्रास के लिए 32, कॉपर के लिए 39.5। इसी प्रकार एल्युमिनियम के लिए 22 डिग्री एंगल यहाँ पर होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द ड्रिलिंग मशीन शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है फिगर में। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, तो इसे हम पिलर ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, पिलर ड्रिलिंग मशीन। चूंकि क्या है, ये एक पिलर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पिलर लगा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर आपका ड्रिलिंग मशीन माउंट किया गया है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग अप टू 25 mm तक के अगर डाया का होल करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हैंड ड्रिलिंग मशीन। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो हैंड ड्रिलिंग मशीन का बेसिकली प्रयोग किया जाता है अगर आपको 6 mm तक के डायमीटर का होल करना है तो हैंड ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाएगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडियल ड्रिलिंग मशीन से पूछा जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली हैवी वर्क में किया जाता है। तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसी जॉब की सेटिंग को डिस्टर्ब किए बिना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ड्रिलिंग रिमिंग करने के लिए बेसिकली किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। चूंकि इसमें रेडियल आर्म की सहायता से इसके स्पिंडल को हम किसी भी पोजीशन पर इजीली सेट कर सकते हैं, तो जॉब की सेटिंग को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। हैंड ड्रिलिंग मशीन का बेसिकली यहाँ पर कई बार यूज पूछा जाता है कि कहाँ करते हैं, तो कारपेंट्री शॉप में या फिर इलेक्ट्रिक शॉप में बेसिकली यहाँ हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। यहाँ पर ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। हेड स्टॉक, ड्रिल चक, वर्क टेबल या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर बात की जाए आपसे कि ड्रिल का होल्डिंग डिवाइस कौन है, तो ये ड्रिल चक बेसिकली ड्रिल होल्डिंग डिवाइस होता है। अब अगर बात की जाए चक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब आपको किसी स्ट्रेट सैंक ड्रिल को होल्ड करना हो। स्ट्रेट सैंक ड्रिल का मतलब आपको पता है अप टू 13 mm। प्रिसाइजली बात की जाए तो 12.7 mm तक के जो ड्रिल होते हैं वो स्ट्रेट सैंक में उपलब्ध होते हैं। और इसको होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रिल चक का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए इससे ज्यादा के जो साइज हैं वो किस में आते हैं, वो फिर टेपर सैंक में आने लगते हैं। तो टेपर सैंक को होल्ड करने के लिए उसको हम या तो डायरेक्ट मशीन के स्पिंडल में या फिर सॉकेट स्लीव में होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिल चक इज होल्ड इन द स्पिंडल बाय मींस ऑफ, कि ड्रिल चक को स्पिंडल में किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो ड्रिल चक को स्पिंडल में आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। आपको क्लियर होना चाहिए, चक को पहले हम आर्बर में फिट करेंगे फिर आर्बर को स्पिंडल में फिट करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब सॉकेट का प्रयोग कब किया जाएगा, तो सॉकेट का प्रयोग किया जाएगा मान लीजिए जो हमारा ड्रिल का
साइज है, ड्रिल डायमीटर जो है वो मशीन के स्पिंडल से बड़ा है तो उस केस में सॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। और यदि जो ड्रिल का स्पिंडल, हमारा जो ड्रिल का डायमीटर है वो स्पिंडल के साइज से छोटा है तो उस केस में स्लीव का प्रयोग किया जाता है। और ड्रिल स्लीव हो गई, सॉकेट हो गई, या कह लीजिए आपका डायरेक्ट ड्रिल ही हो गया, इसको मशीन के स्पिंडल से निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो उसके लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप? यहाँ पर बेसिकली जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कई बार टैप हमारा टूट जाता है ड्यू टू सम रीजंस, या तो हो सकता है उसको कूलेंट सही से नहीं मिल रहा है, या फिर होल उसका क्या है, मान लीजिए छोटा है कंपेरेटिव टू टैप ड्रिल साइज जो हम टैप यूज कर रहे हैं, तो कुछ कारण होते हैं जिसके द्वारा टैप वहां पर टूट जाते हैं या सही से उसको घुमाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, टैप को हमें एक बार अगर हम क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो उसको थोड़ा हाफ एंटी क्लॉक घुमा के वहां पर चिप को ब्रोक करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते तो भी कई बार टैप टूट जाता है। तो टूटने के बाद निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं यहाँ पर? बेसिकली यूज ऑफ पंच, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूज ऑफ आर्क वेल्डिंग, या ऑल ऑफ दिस। बेसिकली यहाँ पर सही ऑप्शन सही हो जाएंगे, सभी के द्वारा हम टूटे हुए टैप को निकालते हैं। पंच की बात की जाए तो पंच के द्वारा बेसिकली पंच और हैमर से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए टैप को निकाल लेते हैं। नाइट्रिक एसिड बात की जाए तो अगर किसी होल में आपका टैप टूट गया है तो उसमें हम नाइट्रिक एसिड और वाटर इन दोनों का 1:5 का रेशियो मिला करके उस होल में डाल देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से क्या होता है, थोड़ा सा उसमें टैप आपका ढीला हो जाता है, फिर बाद में उसे आप नोज प्लायर से या फिर टैप एक्सट्रैक्टर से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार आर्क वेल्डिंग सॉफ्ट मटेरियल के लिए बेसिकली यूज की जाती है। यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड होता है वो जाके उसे चिपक जाता है और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम निकाल लेते हैं। और जो मोस्ट फेमस मेथड होता है वो होता है टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, तो भी ऑप्शन में आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। Which gauge is used to check the pitch of a thread? एक थ्रेड की पिच चेक करनी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? रिंग गेज, प्लग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, या फिर स्क्रू पिच गेज। तो नाम से ही स्पष्ट है, पिच चेक करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाएगा। रिंग गेज का प्रयोग बेसिकली अब यहाँ पर आपको ना तो प्लेन बताया गया है ना थ्रेड बताया गया है। प्लेन रिंग गेज होगा तो डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, थ्रेड रिंग गेज होगा तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, प्लेन प्लग गेज होगा तो आपका इंटरनल डायमीटर के लिए, अगर थ्रेड प्लग गेज होगा तो इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए यूज किया जाएगा। स्टैंडर्ड वायर गेज आप सभी को क्लियर है, किसी भी थी शीट की थिकनेस या फिर वायर की मोटाई को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे जो और क्वेश्चन पूछा जाता है 0 से 36 या 0 से 40 नंबर में पाया जाता है। 0 का साइज सबसे बड़ा होता है, 40 का साइज सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाता है साइज घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लीनियर, वर्नियर, स्क्रू एंड नट, या फिर गियर? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पता है आपको इसके स्पिंडल में क्या होती है, थ्रेड कटी होती है 0.5 mm की। सेम यहाँ पर इंटरनल में भी होता है, तो दोनों एक नट बोल्ट की तरह वो आगे बढ़ते हैं। वर्नियर का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नियर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कार्य करता है दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। डिफरेंस बिटवीन टू स्केल पर यह कार्य करता ही आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे, आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके भी वहां से भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। सारे पीडीएफ क्लासेस की, प्रीवियस जो क्लासेस है उस सभी की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने सर्किल में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। विल ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।